गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र, और हमने विद्युत क्षेत्र के प्रकार हम पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है वो मैंने कल आपको बताया था। एक समान विद्युत क्षेत्र बोले तो ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा समान हो। तो हमें एक समान विद्युत क्षेत्र को कैसे दर्शाना है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर लेनी है और उनके बीच की दूरी भी बराबर लेनी है। तो हमें बहुत जगह एक समान विद्युत क्षेत्र को काम में लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब हम असमान विद्युत क्षेत्र देख लेते हैं। असमान विद्युत क्षेत्र क्या होगा? असमान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ऐसा विद्युत क्षेत्र, नोट करेंगे साथ में बच्चे, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा भिन्न भिन्न हो। अगर भिन्न भिन्न है तो ऐसा विद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों? असमान विद्युत क्षेत्र होगा। भिन्न भिन्न हो, असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके बच्चों, तो देखिए हमने ऐसे विद्युत क्षेत्र बनाया है। वैसे हम ऐसा विद्युत क्षेत्र कहीं पर भी हम काम में नहीं लेने वाले हैं, लेकिन परिभाषा तो हम देख ही लेते हैं। आपको अगर कंपटीशन एग्जाम में ऐसा विद्युत क्षेत्र आ जाए और पूछ लिया जाए कि एक ऐसा विद्युत क्षेत्र है, तो देखिए बच्चों, अगर हमारे पास ऐसा विद्युत क्षेत्र है, आप यहां से देख सकते हैं बच्चों, यहां से आप देखो, ऐसा आपके पास विद्युत क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र रेखाएं बनी हुई है। तो देखो सभी तीरों की लंबाई आपको बराबर नजर आ रही है और सभी के बीच की गैप भी बराबर नजर आ रहा है। इसके अलावा परिमाण तो समान नजर आ रहा है, लेकिन दिशा क्या है? हमें पता है कि इस वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचे तो ये आएगी, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचे तो ये आएगी। कहने का मतलब है परिमाण तो समान है, लेकिन दिशा क्या है बच्चों? भिन्न भिन्न है। दोनों चीज समान होंगी तभी एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। अगर परिमाण समान हो और दिशा अगर भिन्न भिन्न हो तो असमान विद्युत क्षेत्र ही होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो एक सदिश राशि है। ठीक है, तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी समान होगी तभी पूरा विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये भी असमान विद्युत क्षेत्र है, इसमें दिशा भिन्न भिन्न है। और ऐसे भी हम बना सकते हैं बच्चों, अगर हमें ऐसे विद्युत क्षेत्र दे रखा है तो इसमें देखो आप बच्चों, परिमाण भी अलग अलग है, तीर के बीच में गैप भी अलग अलग है और दिशा भी अलग अलग है, तो ये असमान विद्युत क्षेत्र होगा। बच्चों डायग्राम बना लेना। ओके, क्लियर हो गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित कण का आवेशित कण का पथ होती है।
या नहीं, समझाइए। क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित कण का पथ होती है या नहीं, इसको हमें समझाना है। देखिए बच्चों, बहुत सारी बुक में हमें ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि उसकी परिभाषा ही इससे ही दी जाती है, लेकिन हम परिभाषा है वो बिल्कुल गलत होती है। देखिए बच्चों, ये अगर हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है, हमने ऐसे कोई विद्युत क्षेत्र ले लिया, ये हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है, ये हमारे पास मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है, ऐसे कोई विद्युत क्षेत्र है। ओके, ये मान लो किसी आवेश द्वारा या आवेश निकाय द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचना चाहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र है। ओके, किसी भी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हो सकता है। हम इस विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर खींचना चाहें तो कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हमें विद्युत बल रेखाएं भी बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हमें विद्युत बल रेखाएं भी बोलते हैं। विद्युत बल रेखाओं का मतलब बल की दिशा में रेखा होगी वो। देखिए बच्चों, अगर हमें किसी आवेशित कण को, जैसे हम कोई परीक्षण आवेश ले लिया प्लस क्यू नॉट, ओके, वो एकदम हल्का आवेशित कण होता है, हम परीक्षण आवेश को ही ले लेते हैं। अगर हम परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में, डायग्राम नहीं बनाना बच्चों, अगर विद्युत क्षेत्र में रख दे तो हमें पता है कि यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है, ये ई विद्युत क्षेत्र है, ई वेक्टर। ओके, हमें पता है कोई भी आवेशित कण अगर विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस आवेशित कण पर क्या लगता है बच्चों? बल लगता है। क्या लगता है? बल। कहने वाला इस पर कितना बल लगेगा बच्चों? एफ वेक्टर बराबर कितना बल लगता है? क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर बल लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये आवेशित कण अगर इस विद्युत क्षेत्र में रखा होगा तो इस पर बल लगेगा और बल के कारण क्या होगा? ये गति करेगा। ठीक है ना, बल लगेगा तो ये आवेशित कण गति करेगा और गति करेगा, मान लो ऐसे गति कर रहा है, गति करेगा तो कोई न कोई पथ तो अपनाएगा, किसी न किसी रास्ते से तो वो चलेगा। ओके, बल किसी भी वस्तु पर बल लगेगा तो वो गति करेगा और गति करेगा ना किसी न किसी रास्ते से चलेगा। तो मान लो ये आवेशित कण द्वारा अपनाया गया पथ ये है। ठीक है, यहां से इस पर बल के कारण ये यहां से यहां पर पहुंच गया है, तो इसके द्वारा अपनाया गया पथ ये है। ठीक है ना, तो इस आवेशित कण द्वारा ये जो अपनाया गया जो पथ है, इसी को हम क्षेत्र रेखा बोल सकते हैं। यही विद्युत क्षेत्र रेखा होती है। तो कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बच्चों, कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, विद्युत क्षेत्र में खींची गई या खींचा गया वह काल्पनिक रेखा या निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश चलता है। ठीक है ना, ये जो पथ है, ये जो पथ है, या हम कहें कि कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो वो जिस पथ का अनुसरण करता है वही पथ क्या होता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, या वही जो वक्र होता है उसी को हम विद्युत क्षेत्र रेखा बोलते हैं। कहने का मतलब अगर हम विद्युत क्षेत्र रेखा खींचना चाहे, इस विद्युत क्षेत्र के लिए अगर हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचना चाहते हैं तो हम आवेशित कण को ले लेते हैं और उसका पथ देखते जाते हैं। मान लो ये ऐसे गति कर रहा है, यहाँ पर ऐसे खींची गई, यहाँ रख दिया, ये मान लो ऐसे चल रहा है तो ये खींच ली। तो हमें इसके द्वारा अपनाया गया जो पथ है उसको हम ड्रॉ करें तो वो जो अपनाया गया पथ है उसी को विद्युत क्षेत्र रेखा बोल देते हैं। बट ये सही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस आवेशित कण द्वारा अपनाया गया पथ ही है, इसका मतलब इस पर जो लगने वाला बल है, ठीक है ना, वो बल ही क्या कर रहा है? इसको इस पथ पर चला रहा है। तो हम ये जो बल है, इस बल के कारण ही इस आवेश ने ये पथ अपनाया है, तो इसलिए हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं भी कह सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है बच्चों। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम विद्युत बल रेखाएं नहीं कहते हैं। क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित कण का पथ होती है? आवेशित कण का पथ होती है। ओके, क्या आवेशित कण का पथ होती है? नहीं होती है।
क्या हमें ऐसे कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में रखकर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं? बिल्कुल गलत बात है बच्चों। कभी भी आवेशित कण का जो पथ है वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होगी। ओके, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित कण का पथ नहीं होती है। इसका कारण क्या होता है? देखिए बच्चों, इसका कारण क्या होगा समझना बच्चों। हमें पता है कि ये हमारे पास किसी विद्युत क्षेत्र में हमने कोई ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है ना। तो बेसिकली देखा जाए, कहने का मतलब ये है कि उस विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश होगा, ये कोई आवेश है प्लस क्यू नॉट, और ये बल के कारण इस पथ के अनुदिश चला होगा, तभी ये विद्युत क्षेत्र रेखा हमें मिली है। ओके, हमें पता है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो उस बिंदु पर रेखा पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो इस बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो ये आएगी, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। ओके, और इस बिंदु पर अगर हम इस आवेशित कण पर बल की दिशा अगर देखना चाहें तो हमें पता है कि जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में क्या होगा? बल होगा। यहां से देखा जाए कि विद्युत क्षेत्र क्या है? इस रेखा के स्पर्श रेखीय है, स्पर्श रेखीय है ना। बल भी क्या होगा? इस रेखा के स्पर्श रेखीय है। और बल है, किसी वस्तु पर अगर बल लगता है तो उसमें त्वरण जरूर होता है बच्चों। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से देखें तो F बराबर ma होता है। अगर किसी वस्तु पर अगर बल लगता है तो वो त्वरित गति करता है, बोले तो उसमें त्वरण जरूर होगा। अगर उसमें त्वरण नहीं है तो बल ही नहीं है। अगर बल किसी वस्तु पर लग रहा है तो उसमें त्वरण जरूर होगा। वो त्वरण भी एक सदिश राशि है, और हमें पता है कि यहाँ से हम यही देखते हैं कि जिस दिशा में बल होता है उसी दिशा में क्या होता है? त्वरण। कहने का मतलब यही है कि अगर बल स्पर्श रेखीय है तो त्वरण भी क्या होगा बच्चों? स्पर्श रेखीय होगा। क्या होगा? स्पर्श रेखीय। इस आवेशित कण पर बल इस दिशा में है तो इस आवेशित कण का त्वरण क्या होगा? स्पर्श रेखीय होगा। दैट इज रॉन्ग बच्चों। कोई भी आवेशित कण नहीं, शुद्ध गति की आपने 11th क्लास में शुद्ध गति की पढ़े, उनके आपने समीकरण भी प्राप्त किए होंगे, ठीक है। शुद्ध गतिकी के अनुसार अगर कोई भी वस्तु, कोई भी कण अगर वक्र पथ पर चलता है, क्या चलता है बच्चों? वक्र पथ पर अगर कोई भी वस्तु या कोई भी कण अगर गति करता है तो कभी भी उसका त्वरण है वो स्पर्श रेखीय नहीं होता है। ओके, जब भी कोई वस्तु वक्र पथ पर चलती है तो उसमें त्वरण के उसको दो घटक मिलते हैं। एक तो होता है बच्चों स्पर्श रेखीय त्वरण, जिसको हम AT बोलते हैं, और एक उसे वक्र पथ पर चलाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल भी इधर केंद्र की तरफ लगता है। तो परिणामी बल जो होगा बच्चों, केवल अगर स्पर्श रेखीय त्वरण होता तब तो हम कह देते कि त्वरण वो स्पर्श रेखीय होता है, लेकिन अगर वस्तु वक्र पथ पर चलती है तो उसे वक्र पथ पर घुमाने के लिए एक त्वरण और चाहिए होता है, जिसको हम अभिकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं। तो परिणामी, इन दोनों त्वरण का परिणामी जो होगा वो ये होगा बीच में, तो परिणामी त्वरण ये होगा, स्पर्श रेखीय थोड़ी मिला है बच्चों। तो शुद्ध गतिकी में अगर कोई वस्तु वक्र पथ पर चलती है तो कभी भी उसका त्वरण स्पर्श रेखीय नहीं होता है। तो यहां से अगर देखा जाए, अगर हम ये माने कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित कण का पथ होती है तो यहां से आपको यही मिलेगा कि आवेशित कण का जो त्वरण है वो स्पर्श रेखीय। अगर ऐसा है, अगर वो विद्युत क्षेत्र का रेखा के अनुदिश अगर गति कर रहा है आवेशित कण, तो कहने का मतलब उस आवेशित कण का त्वरण हमें स्पर्श रेखीय मिलेगा, जो कि संभव नहीं है। अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित कण का पथ नहीं होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम बल रेखाएं नहीं कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। ओके ओके, तो आप बच्चों ये वाला डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, इसमें नीचे बना लेना ये डायग्राम, या पहले बना लेना। डायग्राम बना लिया होगा सभी बच्चों ने, डायग्राम बना लिया होगा सभी बच्चों ने। ओके, देखिए इसका मैंने जो आपको बताया है वही मैं लिखवाऊंगा। देखो
विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, स्पर्श रेखी होती है। अतः उस बिंदु पर बल की दिशा भी क्या होगी बच्चों? स्पर्श रेखीय होगी। जिसके फलस्वरूप उस बिंदु पर त्वरण भी स्पर्श रेखीय होगा। किंतु शुद्ध गतिकी के आधार पर वक्रीय पथ पर गतिशील किसी कण का त्वरण कभी भी स्पर्श रेखीय नहीं होता है। अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित कण का पथ नहीं होती है। तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं नहीं कहा जा सकता है। ओके बच्चों, नोट कर लिया होगा सभी ने। यही मैंने आपको समझाया है ओके कि अगर मान लो आवेशित कण विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश चलता है तो उस पर त्वरण की दिशा स्पर्श रेखीय होगी, जो कि
असंभव है। वक्र पथ पर गतिशील किसी भी कण की जो त्वरण है किसी भी कण का वो कभी भी स्पर्श रेखीय नहीं हो सकता बच्चों। इसलिए ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित कण का पथ होती है। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा सभी ने। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों? ये एक युक्ति है। ये क्या है? युक्ति है, एक समायोजन है आवेशों का। ये भौतिक राशि नहीं है विद्युत द्विध्रुव है, ये केवल एक युक्ति है। विद्युत का मतलब क्या होता है बच्चों? आवेश होता है। द्वि का मतलब दो और ध्रुव मतलब है प्रकृति, मतलब दो प्रकृति के आवेश होते हैं। नाम से स्पष्ट बच्चों, विद्युत मतलब आवेश, द्वि मतलब दो और ध्रुव मतलब प्रकृति। ध्रुवता, आवेश की ध्रुवता, ध्रुवता मतलब उसकी प्रकृति, प्लस है कि माइनस। दो प्रकृति के आवेश लेने हैं, ठीक है ना। दो हमारे पास विद्युत द्विध्रुव क्या है? दो आवेशों का संयोजन या युग्मी होता है, ठीक है ना, जिनका परिमाण समान होता है लेकिन ये प्रकृति क्या होती है बच्चों? विपरीत होती है। और दोनों आवेशों के मध्य दूरी है वो अति अल्प रखी जाती है। तो विद्युत द्विध्रुव कोई बड़ी तोप नहीं है बच्चों। विद्युत द्विध्रुव केवल दो आवेश ही है। क्या है बच्चों? केवल दो आवेश ही है। दो आवेशों को ही हम क्या बोल रहे हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। लेकिन आवेश कैसे होंगे? जिनका परिमाण समान होगा और प्रकृति क्या होगी? विपरीत होगी। और दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है या दोनों आवेशों को हमें रखना है वो एक दूसरे से बहुत पास पास होते, बोले तो उनके मध्य जो दूरी होगी वो अति अल्प होगी, ठीक है ना। तो देखिए इसकी परिभाषा देखो बच्चों, जब दो परिमाण में समान, जब दो परिमाण में समान व विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित हो, ये लिखना जरूरी है बच्चों। तीन चीजें यहां पर आ गई। परिमाण में दो आवेश होंगे, उनके लिए क्या होगा? परिमाण में समान होने चाहिए और प्रकृति विपरीत होने चाहिए, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी क्या होनी चाहिए? अत्यल्प दूरी पर स्थित हो। तो आवेशों का यह संयोजन विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों ये। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? ये आ गया, समझ में आ गया होगा। दो आवेश है जिनका परिमाण समान होगा, प्रकृति विपरीत होगी और दोनों के बीच की दूरी अत्यंत अल्प होगी, अत्यल्प होगी। ओके बच्चों, तो आवेशों का, दो आवेशों का ये जो संयोजन है इसी को हम विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। नोट कर ली होगी डेफिनेशन सभी बच्चों ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हम विद्युत द्विध्रुव को बनाना कैसे है? देखो विद्युत द्विध्रुव क्या होगा। इसमें हमारे पास दो आवेश होंगे बच्चों, ये विद्युत द्विध्रुव है। देखो कितना खतरनाक डायग्राम बनता है इस विद्युत द्विध्रुव का, बहुत ही हार्ड डायग्राम है बच्चों।
विद्युत द्विध्रुव है। एक आवेश हो गया माइनस ए, मान लो वो ए बिंदु पर रखा हुआ है, और दूसरा आवेश क्या बच्चों, प्लस ए, क्यू आवेश है, ये बी बिंदु पर रखा हुआ है। दो आवेश है बच्चों, दो बिंदु आवेश है, ठीक है। एक पर प्लस आवेश है, एक पर प्लस है, एक पर माइनस, दोनों का परिमाण समान है, क्यू क्यू लिया है, लेकिन प्रकृति विपरीत है। और दोनों के बीच की दूरी जो है ये वो अति अल्प रखी जाती है। इसका मध्य बिंदु ये मैंने ओ ले लिया है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो हम ले लेते हैं बच्चों 2a ले लेते हैं, और ये 2a अति अल्प होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों, अति अल्प। तो यही विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव यही है, दो आवेश ही तो है। अरे विद्युत द्विध्रुव क्या, कुछ नहीं है, दो आवेश लेने जो परिमाण में समान हो, प्रकृति विपरीत हो, और उनके बीच की दूरी जो हमने 2a ली है वो अति अल्प होनी चाहिए। हमने यहाँ पर दूरी 2a क्यों ली है, a भी ले सकते हैं। 2a इसलिए ली है क्योंकि हमें जब आगे हम इससे रिलेटेड विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो हमें ये आधी दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। a से o, यहां लिख देता हूं मैं o, a से o और o से b, इन दोनों के बीच की दूरी चाहिएगी, तो हम इसका आधा करेंगे तो a हो जाएगा। आप a भी ले सकते हो, a करेंगे तो ये a/2 हो जाएगा, तो 2a लेना वो आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो 2a ले ली, तो ये विद्युत द्विध्रुव है। इसका ये डायग्राम बना लेना बच्चों, बना लिया होगा डायग्राम, बहुत हार्ड डायग्राम था, मैंने आपको बताया था कि विद्युत द्विध्रुव बहुत बड़ी तोप होती है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला इसके लिए पॉइंट लिखते हैं बच्चों, कुछ इसके लिए टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव के लिए। देखिए, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है के आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु उसका केंद्र कहलाता है। ओके बच्चों, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, हम एक साथ डायग्राम बनाएंगे बच्चों। ओके, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि केंद्र क्या होगा। ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इस पर माइनस क्यू रखा हुआ है, इस पर प्लस क्यू रखा हुआ है। ओके बच्चों, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें 2a लेते हैं, ये तो अपना हो गया विद्युत द्विध्रुव है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये रेखा है बच्चों, इसका जो मध्य बिंदु होता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है, इसको हम केंद्र बोलते हैं। ओ जो बिंदु है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है, वो विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, केंद्र कहलाता है। डायग्राम नहीं बनाना, एक बार ये ओ क्या हो गया, केंद्र हो गया। यहां पर हम ओ भी लिख सकते हैं, केंद्र के आगे ओ लगा लेना, ठीक है बच्चों। दूसरी टर्मिनोलॉजी देखो, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है के दोनों आवेशों से होकर गुजरने वाली रेखा विद्युत द्विध्रुव की एक्स कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, एक्स कहलाती है।
ओके, इन्हें दोनों आवेशों से होकर गुजरने वाली रेखा बच्चों ये है, गुजरने वाली दोनों आवेशों को से होकर गुजरने वाली रेखा यही है बच्चों, यही है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षीय रेखा बोलते हैं, या एक्स भी बोल सकते हैं, अक्षीय रेखा। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा है ये। ओके, इसको अक्षीय रेखा बोलते हैं। अक्षीय रेखा पता चल गई बच्चों, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा क्या होगी, दोनों आवेशों से होकर जो गुजरने वाली रेखा है वही क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा होती है। एक चीज और है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव है कि x के लंबवत या अक्षीय लिख देते हैं, अक्षीय रेखा के लंबवत उसके केंद्र O से होकर गुजरने वाली रेखा विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष या निरक्षीय रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा कहलाती है। ओके बच्चों, ओके, देखिए विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के लंबवत, अक्षीय रेखा ये है बच्चों, इसके लंबवत हम कई रेखा खींच सकते हैं बच्चों, अनंत रेखा इसके लंबवत खींची जा सकती है। लेकिन अब एक कंडीशन दे रखी है, अक्षीय रेखा के लंबवत उसके केंद्र से होकर गुजरेगी और अक्षीय रेखा के लंबवत होगी। अक्षीय रेखा के लंबवत है ना, केंद्र से होकर गुजरती है, और इस अक्षीय रेखा के लंबवत ये जो रेखा होगी इसको हम बोलते हैं बच्चों निरक्षीय रेखा भी बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं, विषुवतीय रेखा भी बोल सकते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद रखनी है। ओके, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हम आगे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, वो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है बच्चों, बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है ना, कि उसकी विषुवतीय रेखा पर निकालिए। अब आप पता ही नहीं होगा कि विषुवतीय रेखा क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे। तो ये जो रेखा है इसको हम निरक्षीय रेखा भी बोलते हैं, निरक्षीय रेखा पर पूछिए तो भी वही बात है, विषुवतीय रेखा पर पूछिए तो भी वही बात है, और भूमध्य रेखा पर पूछिए तो भी वही बात है। ओके, ये तीनों डेफिनेशन लिखने के बाद में आप ये डायग्राम में बना लेना बच्चों। इस डायग्राम में मैंने तीनों चीजें शो कर दी है। ओके बच्चों, नोट किया? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो विद्युत द्विध्रुव सबको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, ओके, अब देखो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार परिभाषा पूछी गई है बच्चों, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कुछ बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछती है तो विद्युत द्विध्रुव की लिख के आ जाते हैं, क्योंकि इसमें भी विद्युत द्विध्रुव तो आ गया। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शॉर्ट फॉर्म में इसको द्विध्रुव आघूर्ण भी बोल दिया जाता है, विद्युत नहीं लगाते आगे, द्विध्रुव आघूर्ण बोल देते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो एक भौतिक राशि होगी बच्चों। विद्युत द्विध्रुव एक उपकरण है, एक युक्ति है, दो आवेशों का समायोजन है। लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण है वो कोई युक्ति या समायोजन नहीं है, वो एक भौतिक राशि होगी। वो क्या होती है, इसकी बहुत ही आसान सी परिभाषा है बच्चों। देखिए, विद्युत द्विध्रुव है कि किसी एक आवेश का परिमाण, साथ साथ में नोट करते जाएंगे बच्चे, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य अत्यल्प दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ओके बच्चों, बहुत ही आसान सी परिभाषा है। हमें पता है कि विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश समान परिमाण के ही होते हैं, तो किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है उनका जो गुणनफल है वही क्या होता है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे स्मॉल p से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल p से व्यक्त करते हैं। ओके, इसलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। चलिए, p बराबर क्या बनेगा, एक आवेश का परिमाण क्या गया q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है बच्चों 2a। ये आ गया अपने पास विद्युत द्विध्रुव का सूत्र आ गया बच्चों। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सी परिभाषा है। विद्युत द्विध्रुव की किसी एक आवेश का परिमाण, प्लस वाला लो माइनस वाला, उसका परिमाण लेना, वो प्लस में ही आएगा, इंटू दोनों आवेशों के मध्य जो अत्यल्प दूरी है 2a, उनका जो गुणनफल है वही क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ओके बच्चों, नोट कर लिया होगा यहां तक सभी बच्चों ने। ओके बच्चों, ओके, देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है बच्चों, सदिश राशि होती है। कोई भी अगर हम भौतिक राशि पढ़ते हैं, ये एक भौतिक राशि आ गई, उसकी तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो उसका सदिश और अदिश के रूप में, और एक उसका मात्रक, और एक उसकी विमा। तीन चीजें हम सभी भौतिक राशि के लिए देखते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या एक सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी हमें पता होनी चाहिए, जिसकी दिशा, ये याद रखना बच्चों, जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर
होती है। हमें पता है कि विद्युत द्विध्रुव है, दो आवेशों का संयोजन ही है, एक प्लस आवेश होता है, एक माइनस। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी बच्चों? ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ओके बच्चों, तो अगर इसको हम सदिश रूप में देखें, सदिश रूप में अगर इसका फॉर्मूला हम सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में बच्चों, तो सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा बच्चों? पी वेक्टर आएगा। इधर क्या है? Q इंटू 2a, Q इंटू 2a। अब इधर सदिश है तो इधर दो राशियां हैं, एक तो आवेश और एक दूरी है। आप सोचोगे कि आवेश तो अदिश राशि होती है, हमें पता है। इधर सदिश है तो इधर किसी न किसी राशि पर सदिश लगा होना चाहिए, नहीं तो ये अपनी समीकरण संतुलित नहीं होगी। इधर सदिश है तो इधर भी सदिश होना चाहिए। इधर आपका P सदिश है, Q तो सदिश होगा नहीं, लेकिन ये जो दूरी है ये क्या होगा? विस्थापन होगा। इस A पर वेक्टर लगाएंगे। ये जो दूरी है वो हम किधर से मेजर करते हैं? माइनस से आपको लेनी है। इस दूरी जो है दूरी होती है वो किधर होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। तो ये सदिश रूप में आ गया आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके बच्चों, अब देखिए मैं इसको आपको चित्र से समझाता हूं, दिशा कैसे लेंगे हम। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। दिशा जब भी आती है तो कोई भी राशि अगर सदिश राशि होगी तो उसकी दिशा हमें पता लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। परिमाण तो हम सूत्र से ही निकाल लेते हैं, लेकिन दिशा है वो मेन चीज होती है। हमारे पास दो आवेश है, माइनस Q, A, B, ये प्लस Q। ओके बच्चों, अब देखिए यहां पर देखा जाए तो P वेक्टर की दिशा किधर होगी? माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। P वेक्टर जो होगा उसकी दिशा इधर होगी बच्चों, माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है बच्चों, चित्र भी बना लेना साथ में, जिससे आपको थ्योरी है वो आपको इतनी अच्छी, उसमें इतना अच्छा मजा नहीं आता है, उसमें इतना अच्छा समझ में नहीं आता है जितना कि ये चित्र से समझ में आता है। क्योंकि हम डायग्राम ही बनाकर समझते हैं किसी चीज को, तो आप इस डायग्राम से आप देख सकते हो आपका माइनस आवेश होगा और एक प्लस आवेश होगा विद्युत द्विध्रुव में। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होगी सदैव। अगर मान लो अपने विद्युत द्विध्रुव ऐसे रखे हैं, एक ऐसे एक ऐसे, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, किधर होगी बच्चों? ये इधर होगी, माइनस से प्लस ये दिशा होगी बच्चों। तो P वेक्टर है वो अपना इस दिशा में होगा, P वेक्टर की दिशा ये होगी बच्चों। ओके बच्चों, नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने? नोट कर लिया बच्चों? ओके, अब देखिए मिटा रहा हूं मैं इसको। विद्युत द्विध्रुव है का ऐसा ही मात्रक, विद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों? ऐसा ही जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ऐसा ही मात्रक आप इस सूत्र से देख सकते हो। ये क्या है बच्चों? सूत्र से ही निकालते हैं। तो आवेश है, तो आवेश का क्या होता है बच्चों? कूलाम। और ये 2a क्या हो, ये दूरी होती है तो मीटर होगा। तो इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है बच्चों, ये होता है कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। C इंटू M होता है। कुछ बच्चे सेंटीमीटर याद रख लेते हैं, ये बच्चों सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है? कूलाम इंटू मीटर है। तो ऐसा ही मात्रक ये होता है बच्चों। ओके, इसका अगर व्यवहारिक मात्रक की बात करें तो हमें जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं बता देता हूं इसका जो व्यवहारिक मात्रक होता है
वो होता है डी बाई। क्या होता है बच्चों? डी बाई होता है। ओके, इसकी वीमा अगर देखें तो वीमा क्या आएगी बच्चों बताइए? इसकी वीमा क्या मिलेगी आपको? आप इस सूत्र से देख सकते हो, कुलाम। कुलाम क्या क्या होता है बच्चों? T1 A1 होता है, मीटर है L1, तो क्या आ जाएगी इसकी? L1 है, ये मीटर से आया है, और कुलाम की क्या होती है बच्चों? T1 है A1, ये इसकी वीमा आ गई बच्चों। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। आप वीडियो को देखकर होमवर्क कंप्लीट कर लेना। अगर कुछ समझ में कोई लाइन या कोई डेफिनेशन या कोई फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया, अगर किसी भी चीज में अगर तनिक भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख देना या आप कॉल कर लेना। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।